हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास इंग्लिश विद प्रीति मैम। स्टूडेंट, आज हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर बीए, बीएससी और बीकॉम तीनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। स्टूडेंट, इस पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हैं ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चंस डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। क्वेश्चन नंबर 1, द प्लूरल ऑफ सन इन लॉ इज। स्टूडेंट, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, यानी आपसे पूछा जाएगा कि प्लूरल बताइए, तो इसमें दो वर्ड होते हैं, एक तो सन है और दूसरा इन लॉज है। तो ये जो इन लॉज है वो कभी भी उसका प्लूरल नहीं बनता, वो वैसा का वैसा रहता है। और ये जो आपका सन है, सन हो या चाहे डॉटर हो या फादर हो, ये प्लूरल हो जाता है, यानी सन का क्या हो जाएगा, सन्स, लेकिन इन लॉ वैसे का वैसा ही रहेगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, सन इन लॉ का आपका प्लूरल होगा सन्स इन लॉ। ओके, करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2, द प्लूरल ऑफ ऑक्स इज। स्टूडेंट, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का प्लूरल बनाने के लिए आप एस और ई एस ही लगाएं, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। जैसे ये ऑक्स, ऑक्स ये बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसका प्लूरल, ऑक्स का प्लूरल होता है ऑक्सन। इसमें एस और एस नहीं लगता बल्कि ई एन लगता है। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग याद रखिएगा। प्लूरल ऑफ ऑक्स इज ऑक्सन। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3, फेमिनिन जेंडर ऑफ हॉर्स। स्टूडेंट, हॉर्स का फेमिनिन जेंडर आपको बताना है, यानी अपोजिट जेंडर बताना है। अब ये देखिए, कॉल्ट जो है, कॉल्ट का मतलब ही होता है हॉर्स, लेकिन ये बेबी हॉर्स होता है। जो मेल छोटा घोड़ा होता है, यंग घोड़ा, उसे कहते हैं कॉल्ट। इसी तरह फीमेल जो घोड़ी होती है लेकिन यंग होती है, छोटी होती है, उसे कहते हैं फिली। यानी अगर यहाँ हॉर्स की जगह कॉल्ट होता तो आप उसका फिली लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर हॉर्स है। हॉर्स यानी एक मैच्योर घोड़ा, और उसका जो अपोजिट जेंडर होगा, फेमिनाइन जेंडर होगा, वो होगा मेयर। डो मीन्स होता है, ये तो आपका होता है हिरन, फीमेल डियर, इसलिए हॉर्स का आपका फेमिनाइन जेंडर होगा मेयर। ओके स्टूडेंट, नाउ गो टू द क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी आपको पोजेसिव बताना है। जैसे अपोस्ट्रोफी लगाते हैं आप, जैसे आपने बचपन में पढ़ा, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, माय फादर्स नेम इज, यानी फादर के आप तुरंत बाद अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, उसके बाद एस, इसको कहते हैं अपोस्ट्रोफी। ये जो कॉमा होता है इसको अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, फिर यहाँ एस लगाते हैं, तो इसका मतलब हो जाता है फादर्स नेम, यानी फादर का नाम। लेकिन अगर किसी वर्ड में पहले से ही प्लूरल वहाँ पर हो, जैसे ये बॉयज़ है, इसमें पहले से ही एस लगा है, तो इसका प्लूरल कैसे करेंगे? क्या बॉयज़ का अपोस्ट्रोफी लगा फिर बॉयज़ का एस लगा देंगे? स्टूडेंट, ये जो डबल एस आता है ये हिसिंग साउंड देता है, बहुत ऑकवर्ड लगता है, यानी बार बार एस लगाना, बॉयज़ स्कूल, ये इस तरह से हो जाएगा प्रोनाउंसिएशन। तो जब भी कोई प्लूरल में हमें अपोस्ट्रोफी लगाना होता है तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा दिया जाता है, उसके बाद एस नहीं लगाया जाता। क्लियर? फिर से सुनिए, जब कोई प्लूरल दिया हो, जैसे बॉय का क्या है प्लूरल, बॉयज़, और इसमें हमें अपोस्ट्रोफी लगाना है तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, उसके बाद एस नहीं लिखते। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बॉयज़ स्कूल, ऑप्शन ए। इसी तरह गर्ल्स भी हो सकता है, गर्ल्स स्कूल। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ वेल। आप सभी जानते हैं एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट। इसी तरह वेल का क्या होता है स्टूडेंट? जैसे गुड होता है, गुड मीन्स अच्छा, उसी तरह वेल मीन्स भी अच्छा होता है। तो गुड का सेकंड कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट। उसी तरह वेल का होता है, वेल, बेटर, बेस्ट। तो वेल की कंपैरेटिव डिग्री क्या हुई, वेल। क्लियर? ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यानी ये जो वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो नेगेटिव में भी यूज़ होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी यूज़ होता है? चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। पहला है ऑप्शन ए, सम। सम जो है इसे आप पॉजिटिव वर्ड मानते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में ही यूज़ होता है, ये नेगेटिव में नहीं यूज़ होता। फ्यू जो है वो नेगेटिव वर्ड माना जाता है, ये सिर्फ नेगेटिव में यूज़ होता है। अब आते हैं तीसरे ऑप्शन पे, एनी।
एनी वर्ड ऐसा है जो पॉजिटिव में भी यूज़ होता है और नेगेटिव में भी यूज़ होता है और इंट्रोगेटिव में भी। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपके पास क्लास में पेन नहीं है तो आप किसी से क्या कहते हैं, एनी बट डू यू हैव एनी पेन, यानी आपने इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछा और उसमें क्या यूज़ किया, एनी। और अगर आपके आंसर दे रहे हैं नहीं मेरे पास कोई पेन नहीं, तो क्या कहेंगे, नो आई डू नॉट हैव एनी पेन। यानी ये एनी वर्ड आपने पॉजिटिव में भी यूज़ किया, नेगेटिव में भी यूज़ किया और इंट्रोगेटिव में भी यूज़ किया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऐसा कौन सा वर्ड है जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों में यूज़ होता है, तो ऐसा वर्ड है हमारा एनी। क्लियर स्टूडेंट, नाउ मूव नेक्स्ट। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट आर्टिकल्स। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिकल्स हमारे 3 होते हैं, ए, एन और द। और हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि जहाँ पर भी वॉवेल आए, यानी ए, ई, आई, ओ, यू आए, तो हम वहाँ पर क्या लगाते थे, एन। बट दिस इज़ द रॉन्ग कंसेप्शन, क्योंकि कभी भी वॉवेल को देख कर उसका वहाँ पर यूज़ नहीं किया जाए, यानी वर्ड को देखकर उसकी स्पेलिंग के अकॉर्डिंग आप कभी भी वॉवेल नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि उसके प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है। जैसे हमारा प्रोनाउंसिएशन ईजी वे में मैं आपको बता रही हूँ, स्वर होते हैं हिंदी में आ, ई, ओ, ए, ओ, औ, यानी ये कोई भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन अगर इन स्वर से शुरू होता है, यानी इन वॉवेल से प्रोनाउंसिएशन शुरू होता है। वॉवेल अपना ध्यान देकर स्वर, हिंदी का स्वर याद रखिए, यानी आ, ई, उ, ए, ओ, औ। अगर इन वर्ड से आपका कोई भी प्रोनाउंसिएशन शुरू हो रहा है तो आप उस वर्ड के आगे एन लगाते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो आप वहाँ क्या लगाते हैं, ए या द। अब जैसे हम देखते हैं यूरोपियन, अब इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे शुरू हो रहा है, यू। तो जब ये स्वर में क्या यू आया, आ, ई, ए, ओ, औ, यू आया, नहीं आया, तो हमारा यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए। अभी भी कंफ्यूजन है, फिर से देखिए, जब हम बोलते हैं यानी कोई भी वर्ड अगर हमारा उसका प्रोनाउंसिएशन यू से शुरू हो रहा है, चाहे वो यूनियन हो, अम्ब्रेला हो, ठीक है, अगर उसका प्रोनाउंसिएशन आपका यू से शुरू हो रहा है तो वहाँ पर हमेशा आर्टिकल आपका ए ही आएगा। जैसे यूनियन आपका आया तो वहाँ आपका आर्टिकल क्या आएगा, ए। क्लियर। इसी तरह यूरोपियन आया तो आर्टिकल आपका क्या आएगा, ए। लेकिन आप सोचेंगे अम्ब्रेला में फिर क्यों नहीं आया, अम्ब्रेला में भी तो यू आया। अम्ब्रेला का देखिए प्रोनाउंसिएशन, देखिए अम्ब्रेला किससे प्रोनाउंसिएशन शुरू हो रहा है, आ से, अम्ब्रेला, इसलिए वहाँ पर उसके आगे, अम्ब्रेला के आगे एन लगता है। लेकिन यूरोपियन के आगे आपका क्या लगेगा, ए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए। इसी तरह यूनियन अगर दिया है या तो भी वहाँ पर क्या आएगा, ए। क्लियर स्टूडेंट। तो जैसे ऑनेस्ट आप देखते हैं, ऑनेस्ट में आप क्या लगाते हैं, ऑनेस्ट के पहले हम हमेशा वॉवेल एन लगाते हैं, ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। क्यों, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन उसका किससे शुरू हो रहा है, ऑनेस्ट से, ओ, यानी ये हमारा स्वर में आ रहा है, इस वजह से वहाँ हम क्या लगाते हैं, वॉवेल यानी एन हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। क्लियर। तो एक बार बस याद करिए कि कोई भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन अगर यू से शुरू हो रहा है, यानी अगर हम उसको बोलते हैं वो उसका प्रोनाउंसिएशन यू निकलता है, तो वहाँ पर क्या लगेगा, यूनाइटेड स्टेट है जैसे, या यूनियन है तो वहाँ पर क्या लगेगा, आ। ओके स्टूडेंट, क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Complete the sentence by choosing the correct option. The secretary and treasurer dash absent, और हमारे ऑप्शन है आर, वर, विल या इज। क्लियर। ये जो आपका स्टूडेंट ये क्वेश्चन है, ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जैसा हमारा सब्जेक्ट होता है वैसा भी ही हमारा वर्ब होता है। अब जैसे हम सब्जेक्ट इसमें देखते हैं, इसमें क्या सब्जेक्ट, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर, यानी ये दो अलग अलग इंसान नहीं हैं, ये दोनों एक ही हैं। और ये कैसे जाना आपने, अगर वर्ड के पहले जैसे सेक्रेटरी के पहले द लगा है यानी एक सेक्रेटरी है, और अगर ट्रेजर के पहले भी द लगा होता या कोई आर्टिकल होता तो उससे समझ में आता कि दो अलग अलग इंसान हैं। लेकिन एक ही वर्ड के पहले आर्टिकल लगा है, इसका मतलब ये दोनों कोई एक ही इंसान है, एक ही इंसान है जो सेक्रेटरी भी है और ट्रेजर भी है। तो जब सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। तो क्या हमारा ऑप्शन होगा, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर इज एब्सेंट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन डी।
क्लियर स्टूडेंट? अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कोई भी कंफ्यूजन है तो मैंने एक वीडियो बनाया इस पर, आप इसको देख सकते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट चलते हैं। राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं। प्रोनाउन के 3 केसेस होते हैं, आप जानते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव। सब्जेक्टिव क्या हुआ? जैसे हम लिखते हैं आई, ये हमारा सब्जेक्टिव हुआ, और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हुआ? मी। इसी तरह यू का ऑब्जेक्टिव केस यू का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एक ही होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, शी का हर, दे का देम। तो ये याद रखिए, जब भी हमें प्रोनाउन यूज़ करना हो और वर्ड हमारा आए बिटवीन, तो बिटवीन के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आती है। अब यू का सब्जेक्ट भी यू है, ऑब्जेक्ट भी यू है, तो अब यहाँ आई का क्या होगा? आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा? यहाँ पर ऑप्शन आएगा ए। यानी जब भी बिटवीन आएगा तो उसके साथ प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस ही आएगी, कभी भी सब्जेक्टिव केस यहाँ पर नहीं आएगी। जैसे बिटवीन यू एंड मी, ओके, बिटवीन हर एंड हिम, इस तरह से होगा। शी एंड ही नहीं होगा, बिटवीन हर एंड हिम। इसी तरह यहाँ पर आई के लिए क्या आएगा? यहाँ पर आपका प्रोनाउन मी, क्योंकि आई का ऑब्जेक्टिव केस होगा आपका मी। क्लियर स्टूडेंट? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इन क्वेश्चन नंबर 10 and 11 फिल द करेक्ट वर्ब। स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपका सब्जेक्ट और वर्ब से रिलेटेड है। अब देखिए, जब भी कोई सेंटेंस में नीदर नॉर यूज़ होता है और उसके साथ 2 नाउन यूज़ होते हैं, जैसे आप जानते हैं ये आपका कंजंक्शन है, कोरिलेटिव कंजंक्शन, ईदर और, नीदर नॉर। अगर ईदर और नीदर नॉर से 2 नाउन जुड़े हुए हैं, जैसे नीदर द चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर, 2 लोग हैं, द चेयरमैन एंड द डायरेक्टर, तो अगर नीदर नॉर या ईदर और से जुड़े हैं तो हमारा सब जो वर्ब है हमेशा सिंगुलर ही आएगी। आई रिपीट, ईदर और नीदर नॉर से अगर 2 सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर दोनों हैं, चेयरमैन भी सिंगुलर है और डायरेक्टर भी सिंगुलर है, दोनों अगर सिंगुलर जुड़े हुए हैं तो हमारी वर्ब हमेशा वहाँ पर सिंगुलर ही आएगी। तो इसमें सिंगुलर वर्ब कौन सी है? वर्ब भी प्लूरल है, आर भी प्लूरल है, विल तो यहाँ आने से रही क्योंकि प्रेजेंट टेंस दिखा रहा है, तो क्या होगा? इज। नीदर द चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर इज प्रेजेंट, तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एवरी बॉय एंड गर्ल। स्टूडेंट ये भी आपका सब्जेक्ट वर्ब से रिलेटेड है। सब्जेक्ट वर्ब से अक्सर क्वेश्चन आते हैं उसके एग्रीमेंट से रिलेटेड। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल। स्टूडेंट जब भी किसी सेंटेंस में एवरी या ईच ये यूज़ होता है तो वहाँ पर आपकी सब्जेक्ट हमेशा, सब्जेक्ट आपको सिंगुलर ही माना जाता है। एवरी बॉय, एवरी गर्ल, तो अगर ऐसा सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो ऑब्वियसली आपकी वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। तो एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल। अब ऑप्शन क्या क्या? आर तो हमारा प्लूरल हो गया, वर्ब भी प्लूरल है, वॉज सिंगुलर है, लेकिन हैव ये भी प्लूरल है, तो यहाँ हमारी सही ऑप्शन क्या होगा? दैट विल बी ऑप्शन सी। एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज गिवन अ पैकेट ऑफ स्वीट्स। क्लियर? तो जहाँ पर भी एवरी या ईच आएगा उसके साथ नाउन जुड़े होंगे तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर होगी। गॉट इट? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 and 13. Fill the correct preposition. In question number 12 and 13, I am tired. स्टूडेंट टायर्ड के साथ हमेशा आपका सही ऑप्शन आता है ऑफ। अब कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा ऑफ, ये वाला ऑफ, ये ऑफ, तो टायर्ड के साथ हमेशा आपको ऑप्शन आएगा ओ एफ ऑफ, यानी आपका करेक्ट ऑप्शन है इसमें डी। आई एम टायर्ड ऑफ वॉकिंग। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट। स्टूडेंट ये क्वेश्चन तो आपके डेली लाइफ से भी रिलेटेड है। अब जैसे पूछे कि तुम्हारी घड़ी में क्या बजे हैं, तो क्या आप कहेंगे कि 10 बजे, मेरी घड़ी में 10 बजे, तो इसको कैसे कहेंगे? इट इज़ 10 o'clock। दे मेरी घड़ी में, आपने हिंदी में क्या बोला? मी, तो क्या इंग्लिश में उसका इन कर देंगे? नो। हमेशा मेरी घड़ी में 2 बजे, 4 बजे, इस तरह आपको कुछ बोलना है तो आप वहाँ यूज़ करेंगे बाय। इट इज़ 10 o'clock बाय माई वॉच। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 14 आपका जो कंजंक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। फिल द करेक्ट कंजंक्शन। कंजंक्शन जो 2 क्लॉज को जोड़ता है। अब देखिए, ही फ्लेड। फ्लेड मीन्स क्या होता है? फ्लेड मीन्स होता है भाग जाना। लेस्ट ही डैश बी किल्ड। अब हमारे ऑप्शन क्या क्या हैं? विल, शैल, शुड और वुड।
स्टूडेंट अब दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मैंने एक नहीं दो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मैंने खुद इस तरह का लेस्ट वाले क्वेश्चन को फेस किया। स्टूडेंट लेस्ट मीन्स होता है अदरवाइज, और जहाँ पर भी लेस्ट वर्ड आएगा तो उसके साथ हमेशा आपका कॉम्बिनेशन शुड आएगा। ये बात बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए, जब भी लेस्ट आता है तो उसके साथ कॉम्बिनेशन आपका शुड का ही लगता है। ही फ्लड लेस्ट ही शुड बी किल्ड, यानी वो भाग गया नहीं तो, अदरवाइज इसका क्या मतलब होता है, नहीं तो वो मारा जाता। यानी लेस्ट जहाँ पर भी आएगा तो उसके साथ उसका कंजंक्शन क्या होगा, शुड। गॉट इट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। टेक द करेक्ट सेंटेंस। स्टूडेंट ये आपका जो कंडीशनल सेंटेंस से संबंधित है, यानी जब भी किसी सेंटेंस में अनलेस या अनटिल आता है तो वो इस तरह के सेंटेंस में हमेशा दो क्लॉज होते हैं। जैसे ये देखिए, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड एक क्लॉज हो गया, एंड यू कैन नॉट गेट सक्सेस ये दूसरा क्लॉज हो गया। यानी जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम सफल नहीं हो सकते। अब स्टूडेंट आपने देखा कि अनलेस भी लगा है, डू नॉट भी देखने में तो ये बिल्कुल सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट गेट सक्सेस, यानी जब तक तुम सही परिश्रम करोगे नहीं तब तक सफल नहीं, लेकिन इसमें कैन के साथ नॉट नहीं लगा है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात सुनिए, अनलेस और अनटिल ये जो दोनों वर्ड हैं ये नेगेटिव एक तरह से खुद ही हैं। इनका मतलब ये होता है कि जब तक कि नहीं, यानी नॉट वर्ड जो है वो इसमें ऑलरेडी छिपा हुआ है, हिडन है। तो जहाँ पर भी अनलेस या अनटिल आता है तो उस क्लॉज यानी जो उस पार्ट का क्लॉज है उसमें आप नॉट नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो नॉट है वो खुद ही अनलेस में छुपा हुआ है। यानी ये भी आपका गलत ऑप्शन है और ये भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि दोनों में अनलेस के साथ नॉट यहाँ पर लगा हुआ है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, सी। देखिए, अनलेस यू विल नॉट, इसमें भी नॉट लगा है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। अब हम लास्ट ऑप्शन देखते हैं, अनलेस यू वर्क हार्ड। अब ये जिसमें देखिए नॉट नहीं लगा, क्लॉज के इस पार्ट में नॉट नहीं लगा, क्योंकि अनलेस में ही नॉट छिपा हुआ है। यानी जब तक कि तुम कठिन मेहनत नहीं करते हो यू कैन नॉट गेट सक्सेस, तुम सफलता नहीं पा सकते हो। यानी जिस क्लॉज में अनलेस यूज हुआ है वहाँ नॉट नहीं लगा है और नेक्स्ट वाली क्लॉज में नॉट यूज होगा। क्लियर स्टूडेंट? सो राइट ऑप्शन हमारा होगा ये डी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। Now come to the next question. Question number 16 and 17. 4 alternatives are given against each idioms and phrases. Idioms and phrases student, कुछ idioms आप लोग एक बार just go through it, इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से, तो कुछ तो idioms आपको याद ही हो जाएंगे। अब इसका जो बेस्ट एक्सप्रेशन मीनिंग जो है वो आपको टिक करना है। चलिए देखते हैं 16 क्वेश्चन नंबर। टू बीट अबाउट द बुश। अब ये ऐसे वर्ड है जिसके थ्रू हम जान नहीं सकते कि इसका मीनिंग क्या होगा। बीट अबाउट द बुश मीन्स हवा में लकीर पीटना, यानी कोई भी चीज़ को हम टू द पॉइंट बात ना करके उसको घुमा फिरा कर पॉइंट पे आना। तो जो लोग घुमा फिरा कर बात करते हैं उसे क्या कहते हैं, टू बीट अबाउट द बुश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, नॉट टू कम टू द पॉइंट, यानी सीधे पॉइंट पर ना आना बल्कि इधर उधर की फालतू बातें करना उसके बाद पॉइंट पर आना। क्लियर स्टूडेंट? नाउ नेक्स्ट, ये भी आपका इडियम्स है। ये इडियम्स आप कई एग्जाम में मैंने देखा है। गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप मीन्स होता है बोलने की कला। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो बोलने में बड़े माहिर होते हैं, तो अगर आपके अंदर टैलेंट है, स्पीकिंग टैलेंट है, तो उसको क्या कहते हैं, गिफ्ट ऑफ द गैप। तो गिफ्ट ऑफ द गैप की मीनिंग होगी टैलेंट फॉर स्पीकिंग। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ही इज टू वीक टू रन। स्टूडेंट, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस नाम का एक वीडियो मैंने बनाया है, उसमें इस पर बहुत अच्छी वीडियो, बहुत शॉर्ट में भी बताया गया है, आप इसे ज़रूर देखिएगा अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो। ही इज़ टू वीक टू रन। अब यहाँ टू का क्या मतलब, ये नेगेटिव सेंस देता है, यानी वो इतना वीक है कि रन नहीं कर सकता। ये टू और टू का कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर हम कहेंगे ही सो वीक टू रन, ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ही इज सो वीक। अब टू को इसमें कन्वर्ट कर दिया गया सो, यानी वो इतना वीक है दैट कि ही कैन नॉट रन। तो टू और टू किस में कन्वर्ट हो गया, सो दैट में कन्वर्ट हो गया। क्लियर स्टूडेंट? अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं,
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, रिमूव टू और टू का. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 19. चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड. एंटोनिम्स मीन्स क्या होता है? विलोम शब्द, यानी इसका आपको एंटोनिम सर्च करना. लेथार्जिक, लेथार्जिक मीन्स होता है बहुत थका हुआ, बहुत लेजी फील करना. और देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन दिए. इमोबाइल, इमोबाइल मीन्स भी होता है जो कहीं जाए या ना एक जगह बैठा रहे, यानी वो भी लेजी हो गया, ये तो सेम मीनिंग हो गई. अनप्लेजेंट मीन्स हो गया जो खुश ना हो, वो भी सेम मीनिंग लगभग उससे. मतलब हाइपर एक्टिव मीन्स क्या होता है? बहुत ज़्यादा अगर कोई एक्टिव हो. और नेक्स्ट है आपका इंडोलेंट. इंडोलेंट मीन्स होता है लेजी, यानी लेथार्जिक मीन्स भी लेजी आपका हो गया, इमोबाइल मीन्स लेजी, इंडोलेंट मीन्स लेजी. तो हमारा इम्पोर्टेंट क्या हुआ इसमें? हाइपर एक्टिव, यानी आपका लेथार्जिक का आपका अपोजिट होगा, एंटोनिम्स होगा हाइपर एक्टिव. लेथार्जिक मीन्स लेजी, हाइपर एक्टिव मीन्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होना. क्लियर स्टूडेंट? नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 20. सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स. अब इसमें भी आपको सिनोनिम्स ढूंढना है, एंटोनिम्स नहीं. सिनोनिम मीन्स सेम मीनिंग. देखिए, एस फॉर सिनोनिम्स, एस फॉर सेम मीनिंग. अब यहाँ वर्ड है आपका नेव. नेव मीन्स होता है जो बहुत ज़्यादा चीटिंग करता हो, धूर्त इंसान. तो उसके लिए क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डिसऑनेस्ट. तो आपका इसका क्वेश्चन नंबर 20 का आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, डिसऑनेस्ट. यानी नेव का सिनोनिम्स, नेव जैसे होता है धूर्त, वैसे डिसऑनेस्ट मीन्स होता है धूर्त. Okay student, I hope this video you will like it, and if you like it, don't forget to share with your friends.